क्या जितने भी वहाँ पे, क्या मैं अकेला आर्म फोर्सेस का आदमी आया हुआ था? क्या और भी आर्म फोर्सेस के लोग, सीआरपीएफ के लोग, पुलिस के लोग ऐसे घूमने नहीं आए हुए थे? क्या किसी को नहीं लगा कुछ वहाँ पे? गवर्नमेंट तो अपना काम कर ही रही है ना, उनको करने दो। ठीक किया, गलत किया, दैट इज बियॉन्ड अवर डिस्कशन। मगर हमने क्या किया? मैंने क्या किया? मैं तो वहाँ पहलगाम में एक दिन पहले था, मुझे कुछ करना चाहिए था। इसी तरह से जो लोग पुंछ में रह रहे हैं, पुंछ में 20 to 30% पॉपुलेशन इज ऑफ एक्स सर्विसमैन। हम एक्स सर्विसमैन हैं, हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं हम एक्स सर्विसमैन है, पर हम कर क्या रहे हैं नेशनल बिल्डिंग के लिए? हम जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए क्या कर रहे हैं? नॉट ओनली एक्स सर्विसमैन, एक्स पुलिस पीपल, एक्स बीएसएफ पीपल, एक्स सीआरपीएफ पीपल, कितने लोग पुंछ में होंगे भाई? जो वहाँ पे सिविलियन रह रहा है, जो स्कूल टीचर है, जो किसान है, जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, उनको इस चीज़ का पता नहीं। पर हमें तो पता है ना। हमें नहीं पता कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो यहाँ रिटेलिएशन हो गई। पहली बार हुई है क्या? हर 3-4 साल मैं तो रह चुका हूँ ना यहाँ पे। मेरी पोस्टिंग सुरनकोट और जड़ावली गली में। 1998-99 में जब कारगिल की लड़ाई हुई है तो मैं जड़ावली गली में था। खूब फायरिंग होती थी वहाँ पे, पुंछ के ऊपर, मेंढर के ऊपर दिन रात फायरिंग चलती थी। So do you think it is the right time to claim POJK? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हम इंडियन आर्मी के बारे में बात करने वाले हैं एंड ऑफ कोर्स ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, आज के पॉडकास्ट में हमने उनके बारे में सब डिटेल में बात की है। एंड ऑफ कोर्स जो जम्मू एंड कश्मीर पे अटैक्स हो रहे हैं, इवन लास्ट नाइट जितने भी अटैक्स हुए हैं जम्मू पे खासकर, एंड कंप्लीट ब्लैकआउट जो हुआ था, उसके बारे में हमने बात की है। आज के पॉडकास्ट में हमने जिनके साथ बात की है उनका नाम है कर्नल संजीव डोगरा। वो हमारे पास पॉडकास्ट पे पहले भी एक एपिसोड पे आ चुके हैं। आज के पॉडकास्ट में भी उन्होंने इस सिनेरियो को बहुत अच्छे से समझाया है। पुंछ द मोस्ट इफेक्टेड एरिया ऑफ जम्मू करंटली, जो पाकिस्तान की तरफ से जो वहाँ पे शेलिंग हुई है और कुछ लोग घायल हुए हैं और मर भी गए हैं, उसके बारे में आज का ये पॉडकास्ट डेडिकेटेड रहेगा। दिस पॉडकास्ट इज डेडिकेटेड टू ऑल द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आर इंडियन आर्मी, and to whole nation. Remember, we didn't start it, but we know how to it. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं, एवरी इंडियन और एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री नोज कि हमारे देश में क्या चल रहा है। सो मैं बिना वक्त वेस्ट किए सीधा अपने गेस्ट से मुलाकात करवाऊंगी आपकी, मेजर जनरल संजीव डोगरा सर। हेलो सर, वेलकम बैक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच इतने शॉर्ट नोटिस पे आप आए हमें गाइड करने के लिए। सर, हम शुरुआत से शुरू करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर है क्या? एक्चुअली ये जो ऑपरेशंस होते हैं ना जी, ये काफी स्ट्रेटेजिक इन नेचर होते हैं। एक पोएम थी पुरानी जिसमें कहा था, जो दिख रहा है सामने वह दृश्य मात्र है, लिखी रही है पटकथा मनुष्य पात्र है। जी, तो जो आपको दिख रहा है वो एक सीन दिख रहा है, इसके पीछे कहानी बहुत लंबी होती है। तो अगर आपको सीन को समझना है तो पूरी कहानी समझनी पड़ेगी। जी, एक्चुअली जब भी हम कोई स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन देखते हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि भारत सरकार जिसने ये सही निर्णय लिया था, बहुत अच्छा डिसीजन लिया है और काफी टेलिंग डिसीजन लिया है, उस डिसीजन के पीछे हमारा एम क्या है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या डिजायर्ड एंड स्टेट देख रही है इस ऑपरेशन के बाद। सबसे पहले हमारा मकसद क्या है और हमारा डिजायर्ड एंड स्टेट क्या है। तो अगर हम देखें तो हमारा एक मकसद तो ये था कि जो पाकिस्तान टेररिस्ट को सपोर्ट करता है और हमारे खिलाफ प्रॉक्सी वॉर करता है, उसके खिलाफ हमको एक एक्शन लें ताकि वो प्रॉक्सी वॉर हमारे खिलाफ करना बंद कर दे। ये हमारा पहला मकसद हो सकता है। दूसरा मकसद हो सकता है कि जो टेररिस्ट हमारे खिलाफ एक्शन लेते हैं और जिस ट्रेनिंग कैंप में टेररिस्ट ट्रेन होते हैं, उस ट्रेनिंग कैंप को नुकसान पहुंचाया जाए ताकि टेररिस्ट डर जाए इस चीज से और हमारे खिलाफ एक्शन लेना बंद करें। तीसरा मकसद ये हो सकता है हमारा कि पाकिस्तान की जो जनता है
उस जनता को ऐसी इसकी कीमत देनी पड़े, यानी कि जैसे इंडस वाटर ट्रीटी जी। हमने की, उसको रद्द किया है, तो पाकिस्तान की जो जनता है उसको एक कीमत देनी पड़ रही है इसकी। हमने इकोनॉमिक एक्शन लिए हैं, पाकिस्तान की जनता को इसकी कीमत देनी पड़ रही है। तो हमारा तीसरा मकसद ये हो सकता है कि पाकिस्तान की जो जनता है उसको एक ऐसी कीमत देनी पड़े जिसकी वजह से वो सोचें कि जो हमारी फौज कर रही है प्रॉक्सी वॉर, वो गलत काम कर रही है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारी सरकार को ऐसा काम नहीं करना चाहिए, वो ऐसा सोचे। जी। और चौथा मकसद ये हो सकता है कि पाकिस्तान की जो सेना है, आर्मी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो भारत के अंदर तो गवर्नमेंट भारत सरकार चलाती है, जी। डिसीजंस भारत सरकार लेती है, भारत की सेना नहीं लेती। भारत की सेना वो करती है जो भारत सरकार कहती है, बिल्कुल। मगर पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में जो पीछे डिसीजंस हैं वो पाकिस्तान की सेना लेती है। तो इसलिए चौथा जो एम हो सकता है हमारा, वो ये हो सकता है कि जो पाकिस्तान की सेना को ऐसी बैड लाइट में दिखाया जाए ताकि लोगों का उस पर से भरोसा हट जाए। ये 4 मकसद मेरे हिसाब से हो सकते हैं जो भारत सरकार ने डिसीजन लिया कि हम ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करते हैं। बिल्कुल। अब अगर एक ऑपरेशन सिंदूर ऐसा लॉन्च किया जा रहा है तो उनके दिमाग में एक डिजायर्ड एंड स्टेट भी होगी, यानी अगर ऑपरेशन सिंदूर आज खत्म होता है, कल खत्म होता है, परसों खत्म होता है, 1 साल के बाद खत्म होता है, तो किस लेवल पर खत्म होना चाहिए, उस समय क्या कंडीशन होनी चाहिए जब हम कहें कि हाँ भाई ये कंडीशन आ गई, अब ऑपरेशन सिंदूर खत्म। तो डिजायर्ड एंड स्टेट क्या है? डिजायर्ड एंड स्टेट है कि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को एक ऐसा झटका लगा है, एक ऐसी कीमत देनी पड़ी है उनको कि वो दोबारा ना सोचें कि हम ऐसा काम कर रहे हैं। यानी कि कीमत भारत सरकार ने डिसाइड की होगी कि ये कीमत उनको चुकानी है। जो पाकिस्तान की जो जनता है उसने क्या कीमत चुकानी है वो भारत सरकार ने डिसाइड किया होगा। जो पाकिस्तान के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना है, कितना नुकसान पहुंचाना है ताकि उनकी कमर टूट जाए, वो भारत सरकार ने डिसाइड किया होगा। तो अब आप देखिए कि अब जब टीवी पे देखते हैं कि जी 9 टारगेट पे हमने मिसाइल दाग दी, लोग ताली बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, वो एक सीन है, पिक्चर कुछ और है जी, पूरी कहानी कुछ और है। तो अगर आप इस पूरी कहानी को समझेंगे, इसी तरह से जब हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है तो पाकिस्तान की सेना चुप तो नहीं बैठ सकती, पाकिस्तान की गवर्नमेंट चुप तो नहीं बैठ सकती, उनको उसका जवाब देना पड़ेगा। जब वो उसका जवाब देंगे तो वो भी अपने दिमाग के अंदर एक डिजायर्ड एंड स्टेट रखेंगे। तो क्या पाकिस्तान की डिजायर्ड एंड स्टेट हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाना? क्या पाकिस्तान की डिजायर्ड एंड स्टेट ऐसी है कि वो कुछ ना कुछ करें ताकि उनकी जनता कहे कि हमारी सेना ने कुछ कर दिया, हमारी जो आर्मी है वो यूजलेस आर्मी नहीं है, हमारी आर्मी ने जवाब दिया है? क्या उनकी जो डिजायर्ड एंड स्टेट वो ऐसी है कि वो एक ऐसा इंडियन आर्मी या इंडियन गवर्नमेंट या हिंदुस्तान की पब्लिक के ऊपर एक ऐसा नुकसान पहुंचाए पब्लिक के ऊपर ताकि पब्लिक कहे यार छोड़ो यार ये लड़ाई मत लड़ो? जैसे अगर आप कल देखें कि जम्मू के ऊपर ड्रोन्स आए थे, सिविलियन टारगेट्स के ऊपर वो मिसाइल्स दाग रहे थे। जैसलमेर में जो उन्होंने किया, जो उन्होंने जालंधर में किया, या जो उन्होंने बठिंडा में किया है, तो वो जो मिसाइल्स दाग रहे हैं, ड्रोन सिविलियन टारगेट पे भेज रहे हैं, मेरे ख्याल से उनका मकसद ये है कि हिंदुस्तान की जो जनता है उसको थोड़ा सा प्रताड़ित करें, तंग करें, ताकि वो कहें कि यार ये लड़ाई ना। मगर हिंदुस्तान की जनता इन चीजों से डरने वाली नहीं है, हमारा तो जम्मू कश्मीर में रोज का काम। जी बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात जो आपको समझनी चाहिए, क्योंकि मैं जो स्टूडेंट हूँ, ऑपरेशन रिसर्च का स्टूडेंट हूँ, तो अगर आप एक हिस्टोरियन से पूछेंगे तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में आपसे बात करेगा। अगर आप तो मैं क्योंकि ऑपरेशन रिसर्च का स्टूडेंट हूँ, तो ऑपरेशन रिसर्च के अंदर एक स्ट्रेटेजिक गेम है जिसको चिकन्स गेम कहते हैं। ओके। कोई मुश्किल गेम नहीं, बहुत आसान खेल है ये स्ट्रेटेजी में हम लोग गेम्स खेलते हैं कई बार। जो हमारा दिमाग है वो गेम्स खेल रहा है, जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं वो गेम खेल रहे हैं। तो ये जो स्ट्रेटेजिक गेम है चिकन की, आपने कई पिक्चरों में भी देखा होगा कि एक एग्जांपल देता हूँ, एक पतली सी सड़क है, उस सड़क पे 2 ही गाड़ियां जा सकती हैं, एक गाड़ी जा सकती है, एक गाड़ी आ सकती है। एक तरफ इंडिया की गाड़ी खड़ी है, एक तरफ पाकिस्तान की गाड़ी खड़ी है, और दोनों फुल स्पीड से एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। 150 किलोमीटर पर आवर से दोनों गाड़ियां एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं। वो बढ़ती जा रही है और एक जगह ऐसी आएगी जब दोनों की टक्कर लग जाएगी और दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो गेम ये है, जो आदमी सबसे पहले डर जाता है और अपनी गाड़ी रोड से हटा देता है वो हार जाता है, और जो आदमी देर तक अपनी गाड़ी सीधी चलाता रहता है वो जीत जाता है। जो आदमी चिकन आउट कर जाता है, यानी कि डर जाता है, चिकन आउट कर जाता है, वो आदमी हार जाता है। तो कई अगर आप हिस्टोरिकली देखें, चाहे वो बे ऑफ पिग्स था, जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई थी, या ऐसी कई बार लड़ाइयां होती हैं, तो चिकन्स गेम स्ट्रेटेजिक लीडर्स आपस में उनका दिमाग इस टाइप से चल रहा होता है। मगर इसके अंदर जो चिकन्स गेम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में इस समय चल रही है, इसके अंदर एक चीज बड़ी मजेदार है देखने वाली। जो हिंदुस्तान की जो कार है,
हिंदुस्तान की जो गाड़ी है उसकी स्टीयरिंग के ऊपर हिंदुस्तान की सरकार बैठी, हिंदुस्तान की लीडरशिप बैठी है। यानी कि भारत के प्रधानमंत्री हुए, भारत के रक्षा मंत्री हुए, भारत के गृह मंत्री हुए, वो ये गाड़ी चला रहे हैं। और जो इसके पहिए हैं वो भारत की सशस्त्र सेनाएं हैं जी। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और आईडीएस, ये इसके पहिए हैं। बाकी जो गाड़ी में कंपोनेंट्स है, कोई इकोनॉमिक कंपोनेंट है, कोई डिप्लोमेटिक कंपोनेंट है, वो गाड़ी के बाकी कंपोनेंट। चलाने वाली लीडरशिप है और जो पहिए इसको चला रहे हैं वो भारत की सेनाएं हैं। मगर जो पाकिस्तान की गाड़ी है वो अलग है। पाकिस्तान की गाड़ी में जो स्टीयरिंग पे बैठा हुआ है प्राइम मिनिस्टर, तो वो जब स्टीयरिंग घुमाते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो राइट टर्न कर रहे हैं तो गाड़ी राइट को जाएगी और लेफ्ट टर्न कर रहे हैं तो गाड़ी लेफ्ट को जाएगी। वो पहिए अपने आप चलते हैं, वो गाड़ी ऑटोमेटिक है। जी। तो ये बात समझने वाली है जी। तो यानी कि जो पाकिस्तान की गाड़ी सामने आ रही है वो कैसे चलेगी किसी को पता नहीं। हिंदुस्तान की गाड़ी ऐसी है, जैसे ही ड्राइवर स्टीयरिंग घुमाएगा गाड़ी वैसे ही घुमाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात जो ध्यान में रखने वाली बात ये है, आपकी कंपैरिजन की बात है जी। जो हिंदुस्तान की गाड़ी है, अगर आप उसको मानते हैं कि वो एक वो है बढ़िया क्वालिटी की गाड़ी है, यानी कि मर्सिडीज गाड़ी कह लीजिए इसको या कोई स्पोर्ट्स कार कह लीजिए, वो स्पोर्ट्स कार है, बहुत तेज भागती है। और जो पाकिस्तान की गाड़ी एक सस्ती क्वालिटी की गाड़ी है, यानी कि आप पुरानी कोई गाड़ी कह लीजिए जो पुराने जमाने में फिएट होती थी या एम्बेसडर होती थी, उस तरह की गाड़ी है। अब अगर रेस लगती है इन दोनों गाड़ियों की तो मर्सिडीज अगर जीत जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, मर्सिडीज ने तो जीतना ही है। मर्सिडीज है या स्पोर्ट्स कार है, वो तो जीतेगी। मगर बाई चांस ये जो फिएट है अगर पूरी 1 घंटे की रेस में 1 मिनट के लिए भी मर्सिडीज के आसपास भी आ जाती है, लोग कहेंगे यार क्या गाड़ी चला रहा है। तो आपको ये समझना है कि जो हिंदुस्तान भारत के लिए ये जो एक यार्डस्टिक होती है सक्सेस की या विक्ट्री की, जो यार्डस्टिक है बहुत हाई है और पाकिस्तान के लिए यार्डस्टिक बहुत नीची है। पाकिस्तान अगर उसके ड्रोन कल रात को हमारे जम्मू के ऊपर आगे सारे ड्रोन गिर गए, उसकी मिसाइलें से सारी मिसाइलें गिर गई, बट जस्ट द फैक्ट दैट हिज ड्रोन्स केम क्लोज टू जम्मू, ही हैज गॉट ए नोशन ऑफ विक्ट्री। सारे ड्रोन गिर गए, उसके सारी मिसाइलें गिर गई, कोई नुकसान नहीं हुआ किसी को, सब ठीक ठाक हो गया, सब कुछ गिरा दिया। मर्सिडीज ने तो गिरा नहीं था, नहीं तो मर्सिडीज किस काम की है। मगर just by the fact that his drones could penetrate the international border and come close to Jammu, he has got a notion of victory in his mind. Though it has got no meaning, but for his public that is a notion of victory. Public को तो बता रहा ना कि हम जम्मू तक पहुंच गए, उसका मतलब कुछ भी नहीं है। ये बात आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो अगर आपने ऑपरेशन सिंदूर को समझना है तो ये 2 बातें आपके दिमाग में अच्छी तरह होनी चाहिए। अगर आप इन 2 बातों को अपने दिमाग में रख के फिर देखेंगे कि किस तरह से चीजें अनफोल्ड हो रही है। लिखी हुई है पटकथा, मनुष्य पात्र है। पटकथा पूरी भारत की जो लीडरशिप है उन्होंने लिखी हुई है और जो भारत की सेना है वो एक पात्र है, वो इसको एग्जीक्यूट कर रही है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने मूवी देखते हैं ना, पिक्चर देखते हैं, पिक्चर में एक स्टोरी होती है और एक डायरेक्टर होता है। पिक्चर कैसी होगी वो डायरेक्टर के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है ना। डायरेक्टर एक्टर को कहता है तुम इस दरवाजे से आओगे और उस दरवाजे की तरफ जाओगे और बीच में ऐसा एक्सप्रेशन दोगे, तो जो सेनाएं हैं वैसा ही काम करती है। पिक्चर अच्छी होने के लिए डायरेक्टर का हाथ तो होता ही है। पिक्चर पर सुपर हिट तब होगी जब उसके जो एक्टर अच्छे होंगे। बिल्कुल। तो भारत की सेना एक्टर है, मगर एक्टर अमिताभ बच्चन भी हो सकता है और एक्टर एक घटिया एक्टर भी हो सकता है। तो भारत की जो सेनाएं हैं, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वो बहुत ही मंझे हुए खिलाड़ी। उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, उनका इक्विपमेंट बहुत अच्छा है, उनकी टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी है। अभी बाद में हो सकता है आप इस बारे में हम बात करें, मगर मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको। जो पिछले करीब 10-12 साल में आर्मी के अंदर काफी सारे रिफॉर्म्स आए हैं। उसमें से एक रिफॉर्म ये था कि हम एक थिएटर कमांड होगी और इंटीग्रेटेड मेथड में हम लड़ाई लड़ेंगे। थिएटर कमांड और इंटीग्रेटेड मेथड में लड़ाई लड़ने का मतलब है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, एक साथ लड़ाई लड़ेंगे। अगर आप इस ऑपरेशन सिंदूर में देखें तो ये नहीं कि आर्मी अकेले लड़ रही है या एयरफोर्स अकेले लड़ रहा है, नेवी अकेले। तो नेवी का जो INS विक्रांत है वो कराची के पास पहुंचे, उसको थ्रेटन कर रहा है ना, काफी फर्क पड़ता है। जो आर्मी है वो मिसाइल्स चला रही है, आर्मी के अलग डिप्लॉयमेंट लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भी है और बॉर्डर के आसपास भी वो एक्शन ले रहे हैं।
इन्फिल्ट्रेशन को भी रोक रहे हैं, इंसर्जेंसी की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। एयरफोर्स अपना काम अलग कर रही है। एयरफोर्स हवा में जाके पाकिस्तान के ऊपर जो टारगेट्स हैं टेररिस्ट के, उनके ऊपर मिसाइल्स फेंक रही है। उनका एयर डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा है कि जितने उनके ड्रोन और जितने उनकी मिसाइल्स हमारी तरफ आते हैं सबको वो बर्बाद करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो पात्र हैं, यानी कि जो आर्मी नेवी एयरफोर्स है, वो भी बहुत तगड़े हैं। वो पाकिस्तान के जो एक्टर्स हैं, पाकिस्तान के पात्र, उनसे बहुत अच्छे। तो हमारी पिक्चर तो सुपर हिट होनी ही होगी, यानी कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल होना ही होगा। इसमें एक बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज है जी, पिक्चर तब सक्सेसफुल होती है जब लोग पिक्चर को देखते हैं। यानी कि जो हमारे देश की जनता है, हमारे देश की पब्लिक है, उसका जो माइंडसेट है, उसका जो नजरिया है, उसकी जो डिमांड है, वो ऐसी होनी चाहिए जो हमारे लीडरशिप की सोच विचार के साथ सिंक्रोनाइज्ड हो। या आप कह लो कि लीडरशिप की जो सोच विचार है ऐसा होना चाहिए जो हमारी पब्लिक की डिमांड के साथ सिंक्रोनाइज्ड हो। इस समय जो देश है, जो लीडरशिप सोचती है और जो पब्लिक सोचती है, वो एक जैसा सोचती है। अगर वो एक जैसा सोचते, पिक्चर तो सुपर हिट होगी। तो ये ऑपरेशन सिंदूर जो आप बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से काफी सक्सेसफुल होने वाला है। धीरे धीरे कैसे अनफोल्ड होता है वो आपके सामने आएगा। और एक अगर आप पूछें कि ये खत्म कब होगा, तो मैं वही उसी पे आ रही थी, उसी पे आएंगे, मुझे पता है, क्योंकि वो पूरा हो गया। जब तक पिक्चर खत्म नहीं होती तब तक आप वो तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर तब खत्म होगा पहली बार जब या तो इंडिया या पाकिस्तान को अपनी डिजायर्ड एंड स्टेट मिल जाएगी। यानी वो सोचेंगे जिस एम के साथ उन्होंने शुरू किया था, एम अचीव कर ले, या फिर दोनों कंट्रीज में से एक चिकन आउट कर जाएगा। यानी कि गाड़ी चला रहा है, गाड़ी से हट जाएगा, अगली की गाड़ी आ गया, टक्कर ना लगती। अब चिकन आउट कौन करे? चिकन आउट आदमी तब करता है जब उसका रिजॉल्व और डिटर्मिनेशन वीक हो जाती है। यानी कि उसका रिजॉल्व कमजोर हो गया, वो डर गया, या डिटर्मिनेशन कमजोर हो गई, या उसके पास अभी ये लड़ाई लड़ने का वेर विदॉल नहीं है। यानी कि उसकी जो कॉस्ट ऑफ वॉर इज मोर देन द एडवांटेज दैट इज गोइंग टू गेट फ्रॉम देम। या वॉर तो बोलना नहीं चाहिए, वी आर नॉट वॉर मॉन्गरर्स। हम नहीं कह रहे कि लड़ाई लगे, हम कह रहे हैं कन्फ्लिक्ट हो रहा है या एक ऑपरेशन चल रहा है, लड़ाई की बात नहीं कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि कॉस्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट जो है, वो जो उसको एडवांटेज मिलने वाला है कन्फ्लिक्ट के एंड में डिजायर्ड एंड स्टेट से, वो कॉस्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट ज्यादा होगा। यानी कि अगर वो सोचता है कि टेररिज्म पे हमने अगर वो पाकिस्तान की तरफ से, मैं सोचता हूँ, मैं पाकिस्तान की तरफ से सोच रहा हूँ, अगर मैं पाकिस्तान की तरफ से सोचता हूँ कि यार मैं टेररिज्म करता हूँ तो मैं इंडिया में इतने लोगों को मार सकता हूँ, या इंडिया की आर्मी को इतना नुकसान पहुंचा सकता हूँ, इंडिया की इकोनॉमी को इतना नुकसान पहुंचा सकता हूँ, तो उसके दिमाग में एक पिक्चर, एक फिगर है कि टेररिज्म से मैंने इंडिया को इतना नुकसान पहुंचाया, इंडिया की डिप्लोमेसी को इतना नुकसान पहुंचाया, इंडिया की इकोनॉमी को इतना नुकसान पहुंचाया, इंडिया की सिक्योरिटी को इतना नुकसान पहुंचाया, इंडिया की इमेज को इतना नुकसान पहुंचाया। उसने एक फिगर अपने दिमाग में रखी है, और उसके जो कॉस्ट दे रहा है, लोग हो सकता है उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हो जाए। यानी कि उसका कंप्लीट डिफेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो रहा हो। जैसे हमने कल सुना कि 2 एवेक्स जहाज उनके गिर गए, या हम जो उसका डिफेंस इंस्टॉलेशंस पे अगर अटैक आ जाए, उसकी पब्लिक जो आम जनता है उसका नुकसान ज्यादा हो जाए, उस पर इकोनॉमिक एंगल से इतना ज्यादा नुकसान हो जाए कि वो सोचे ये इस नुकसान से बच जाता हूँ, वो प्रॉक्सी वॉर से मुझे इतना फायदा नहीं हो रहा। यानी कि जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, उसमें उसको लगे कि यार जो कॉस्ट ऑफ वॉर इज मोर देन द एडवांटेज दैट आई एम गेट टू अचीव द डिजायर्ड एंड स्टेट, तो वो गाड़ी हटाएगा और चिकन आउट कर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर, अगर हम मान के चलते हैं, अगर ये थोड़ा लंबा चलेगा मिशन सिंदूर, क्योंकि अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी देखा, उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट द एंड, अभी बाकी है। तो इसके बाद उनका आउटकम क्या होने वाला है, और हु आर गोइंग टू बैक पाकिस्तान एंड हु आर गोइंग टू बैक इंडिया? हाँ, तो ये जो देखो, जो कब खत्म होगा ये तो हमने अभी बात की थी। यानी कि जब डिजायर्ड एंड स्टेट अचीव होगा तब खत्म होगा, या कोई आदमी चिकन आउट कर जाएगा, चाहे इंडिया करे चाहे पाकिस्तान। इंडिया के चिकन आउट करने के चांसेस ना है, बिल्कुल नील है, क्योंकि हमारे पास सारा वेर विधान है, बिल्कुल हमारी गाड़ी भी ठीक चल रही है, हमारे एक्टर भी ठीक है, हमारे पास इकोनॉमी भी अच्छी है, हमारे पास रिसोर्सेज भी अच्छे हैं। पाकिस्तान के चिकन आउट करने के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज इंटर ट्रीटी से उनको बहुत नुकसान हो रहा है, ट्रेड जो हमने बंद किया उससे उनको नुकसान हो रहा है, और उनके पास पैसा नहीं है ताकि वो लड़ने के लिए हथियार खरीद सके।
अगर आप देखते हैं एक मिसाइल अगर उन्होंने ड्रोन से चलाए हैं, वो फ्री के नहीं आते हैं, उनको पैसे लगते हैं। एक वेव भेज दी, 2 वेव भेजेंगे, 3 वेव भेजेंगे, चौथी के लिए पैसे नहीं होंगे। ये किसी से मांगेंगे, मांग के इटरनल डेट के अंदर आ जाएंगे। तो इसलिए पाकिस्तान की तरफ से चिकन आउट करना आफ्टर फेस सेविंग। देयर इज अनदर एस्पेक्ट नोन एज फेस सेविंग। ओके। यानी कि अगर पाकिस्तान ये लड़ाई रोकता है, चिकन आउट करता है, तो वो अपनी जनता को थोड़ी कहेगा हम चिकन आउट कर रहे हैं। वो जनता को कोई ना कोई ऐसा सिनेरियो बना के देगा फेस सेविंग का, ताकि क्या कहे, देखो हम जीत गए, हमने ये किया, वी हैव डन वेल एंड नाउ वी आर स्टॉपिंग। तो यू हैव टू एंड इट एट ए नोट इन विच योर जो डोमेस्टिक ऑडियंस दो होती हैं, एक डोमेस्टिक ऑडियंस होती है, एक इंटरनेशनल ऑडियंस होती है। बिल्कुल। जो आपकी डोमेस्टिक ऑडियंस है वो सेटिस्फाई रहे कि आपने ठीक काम किया है, वो सेटिस्फाई रहे कि हमारी पाकिस्तान की आर्मी अच्छी है, वो ऐसे सोचें, वो लगातार उनके पीछे चलते रहे। मगर इंडिया चाहता है कि वो ऐसा ना सोचें। वो जो भरोसा पाकिस्तान की जनता थोड़ा बहुत अभी भी करती है आर्मी पे, वो भरोसा हटे, क्योंकि सारी प्रॉब्लम वही कर रहा है। कल को पाकिस्तान की आर्मी जो पंजाबी डोमिनेटेड है, अगर आप उनको निकाल देते हैं पाकिस्तान से, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी वहां के लोगों से आपको। इतने वो उसमें अच्छे लोग भी हैं, खराब भी हैं, मिक्स हैं। मगर पाकिस्तान की जो आर्मी है, सारी की सारी प्रॉब्लम वही क्रिएट करती है। दूसरा जो आपने पूछा कि इंटरनेशनली कितने लोग इंडिया को बैक करेंगे, कितने पाकिस्तान, तो पहले एक जमाना था ना कि बाइपोलर वर्ल्ड, यानी कि वॉर्सा पैक्ट कंट्रीज एक साइड थे और नाटो कंट्रीज एक साइड थे। फिर धीरे धीरे जो जो यूएसएसआर था, वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हुआ और उसका रशिया हो गया, यूक्रेन, कई कंट्रीज बन गए। नाटो कंट्रीज अलग थे, यूरोपियन यूनियन अलग बन गया, गल्फ कंट्रीज अलग थे। तो काफी सारे बीच में अपना पावर सेंटर्स बनने लगे। मगर आज की डेट में 2 मेन पावर सेंटर्स हैं, एक यूएसए है और दूसरा चाइना है। तो यूएसए ने तो कल स्टेटमेंट दे दी है कि भाई हमको इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, तो अलग हो गया। अगर यूएसए अलग हो गया तो नाटो कंट्रीज अलग हो गए। मगर टर्की अभी भी हथियार सप्लाई कर रहा है पाकिस्तान को। पहले भी टर्की के कोई जहाज पाकिस्तान में लैंड किए थे, मोस्ट प्रोबेबली ये ड्रोन्स लेके आए थे उनके पास, या कुछ और एम्युनिशन लेके आएंगे। और आज भी टर्की का एक कार्गो एयरक्राफ्ट है, वो पाकिस्तान में लैंड किया है। पहले भी जब लड़ाई हुई थी तो टर्की पाकिस्तान को जहाज भी देता था, पाकिस्तान के जहाज टर्की में जाके लैंड भी करते थे, ट्रेन भी करते थे। तो टर्की पाकिस्तान की खुलेआम सपोर्ट कर रहा था और करेगा। चाइना, जितने भी पाकिस्तान के पास अभी हथियार हैं, चाहे वो एयरक्राफ्ट हैं, चाहे वो मिसाइल्स हैं, चाहे वो गन्स हैं, चाहे वो अपने ड्रोन्स हैं, काफी सारे, वो चाइना सप्लाई कर रहा है। अब एक थॉट प्रोसेस ये भी चल रहा है कि चाइनीज एयरक्राफ्ट्स, चाइनीज ड्रोन्स, चाइनीज मिसाइल्स पाकिस्तान के पास है। रशियन एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम SU-400 इंडिया के पास है। जो यूरोपियन रफाइल है, जो फ्रांस का है, पर यूरोपियन कंट्री है फ्रांस, वेस्टर्न कंट्री, वेस्टर्न रफाइल हमारे पास है। रशियन सुखोई 30 हमारे पास है। तो ये रशियन और फ्रेंच एयरक्राफ्ट हमारे पास हैं और चाइनीज एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के पास है। इनकी अगर लड़ाई लगती है, इसका क्या रिजल्ट होगा दुनिया देख रही है। अगर चाइनीज एयरक्राफ्ट अच्छे निकलते हैं तो लोग चाइनीज एयरक्राफ्ट खरीदना शुरू कर देंगे। अगर रशियन एयरक्राफ्ट अच्छे निकलते हैं तो लोग रशियन या फ्रेंच एयरक्राफ्ट खरीदना शुरू कर देंगे। तो क्या पाकिस्तान और इंडिया जस्ट उनके सेल्समैन बन के रह गए हैं? इंडिया तो नहीं है। क्या पाकिस्तान चाइना का सेल्समैन है? क्या चाइना पाकिस्तान को इसलिए हथियार दे रहा है ताकि वो टेस्ट हो जाए? मिसाइल तो उनके कुछ चली भी नहीं। आज मैं आने से पहले एक वीडियो देख रहा था टीवी के ऊपर, जो दिखा रहे थे कि बठिंडा या कहीं पे जैसलमेर के पास कुछ मिसाइल्स हैं जो नीचे, जो ब्लाइंड होके नीचे पड़ी। अब एक मोटर का बम अगर ब्लाइंड हो जाए तो मैं मान लेता हूँ कि वो इतने सारे बम्स होते हैं, पर मिसाइल तो बहुत कॉस्टली इक्विपमेंट है। उसका जो फ्यूज सिस्टम होता है बहुत अच्छा होता है, बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है। वो कैसे ब्लाइंड हो रहा है? तो यानी इनकी क्वालिटी के ऊपर भी फिर लोगों को शक हो रहा है। इतने सारे ड्रोन्स आए, इतने सारे मिसाइल्स ने, SU-400 ने सारी की सारी तबाह करती, तो इनके एफिकेसी पे भी फिर सवाल उठते हैं। तो अच्छा, ये तो अलग बात होगी। पर अगर आप सपोर्ट की देखेंगे, मुझे नहीं लगता कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में ज्यादा कंट्रीज इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आएंगे। लोगों को पता है कि ये न्यूक्लियर लेवल तक ये कन्फ्लिक्ट नहीं जाएगा, और जिस लेवल तक ये कन्फ्लिक्ट जाना है वो धीरे धीरे जाएगा और धीरे धीरे ये खत्म भी हो जाएगा अपने टाइम के साथ। Okay. So do you think it is the right time to claim POJK?
हाँ, अभी ये जो ये आपका सवाल मुझे लग रहा था कि हो सकता है आप पूछ लें सवाल। नहीं, बहुत से लोग ना पार्क में सैर करने जाता हूँ मैं। ओके। तो अभी से थोड़े दिन पहले कोई मुझसे पूछा था कि लड़ाई करने गई। जब ये हुआ था तो लोगों का थॉट था हम ये जो पाक अधिकृत कश्मीर कब वापस ले लेंगे हैं? हम कल मैं रात को टीवी जब ये ऊपर ड्रोन्स आए थे, फायरिंग हुई थी, तो मैं जानना चाहता था कि एयरपोर्ट का कोई नुकसान तो नहीं हुआ, तो टीवी में न्यूज लगा ली। तो न्यूज में आ रहा था कि इंडियन आर्मी ने इंडियन नेवी में कराची के ऊपर हमला कर दिया है, इंडियन आर्मी लाहौर तक पहुंच गई है। हाँ। मैं कहा यार ये तो कमाल है यार। मगर वो 1 घंटे में सारी न्यूज खत्म हो गई। तो यानी कि जो ये रेटोरिक बनता है ना, जो नैरेटिव बनता है, वो बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है। हाँ, हम सबके मन में तो है कि हमको जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो हमारा खुद का एरिया है, हमारा एरिया है वो हमारी जमीन है जिसमें पाकिस्तानी बैठे हैं, वो हमको वापस लेनी चाहिए। व्हाई नॉट, वी हैव टू टेक इट बैक, समडे वी हैव टू टेक इट बैक। जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें भी रेजोल्यूशन पास किया गया है कि जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वी हैव टू टेक इट बैक। और कुछ कुछ साल के बाद बार बार ऐसी बातें हम कहते हैं, मगर इट इज नॉट दैट इजी। आज से अगर हमने 30-40 साल पहले किया होता तो हम कर सकते थे इसको। तो जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है कॉस्ट ऑफ वॉर बढ़ती जाती है। पहले कॉस्ट ऑफ वॉर इतनी ज्यादा नहीं थी। पहले जब लड़ाई लगती थी, 65 की लड़ाई लगी थी, तो लोग गोली से मरते थे, मशीन गन से मरते थे। जब 71 की लड़ाई लगी तो लोग तोप के गोले से मरने लग गए, टैंक के गोले से ज्यादा मरने लगे। तब भी चलते थे टैंक के गोले, मगर तब ज्यादा चलने लग गए। कारगिल की जब लड़ाई लगी तो हम बोफोर्स थी, एक एक पहाड़ के ऊपर हजारों गोले फेंके जाते थे। आज जब लड़ाई चल रहे हैं तो ड्रोन्स आ रहे हैं, मिसाइल्स आ रही हैं, तो द लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन इज इंक्रीजिंग एंड द कॉस्ट ऑफ वॉर इज इंक्रीजिंग। तो अगर हमने POJK लेना है तो उसको बाय काइनेटिक मींस लेना एक अलग प्लान होगा कि उसको कैसे आप ले सकते हो, क्योंकि छोटा एरिया नहीं, बहुत बड़ा एरिया है वो। दूसरा भाई सोशल एंड पॉलिटिकल मींस लेना है उसको, यानी कि जो POJ की जनता है, जो वहां पे पाक अधिकृत कश्मीर की जो जनता है, वही तैयार होनी चाहिए हिंदुस्तान में आने के लिए। और इस लेवल पे मुझे लगता है, बिकॉज इट इज नॉट ए ओपन नैरेटिव, मुझे लगता है मैं अभी जिस दिन ये पुलवामा वाला अटैक हुआ है उससे एक दिन पहले मैं अपना पहलगाम का अटैक, मैं पहलगाम में ही था। आई वाज इन पहलगाम 1 डे प्रायर टू दैट। मैं घूमने गया हुआ था वहां पे। तो मैं जब देख रहा था श्रीनगर में जिस लेवल की डेवलपमेंट हो रही है, लोगों का आउटलुक, वहां पे लोग कैफेज में जा रहे हैं, लोग बैठ के कॉफी पी रहे हैं, लोग घूम रहे हैं ना, मैं टूरिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लोकल्स की बात कर रहा हूँ, लोकल्स। तो आज से 10 साल पहले कहाँ पे कैफेज थे, वहां पे लोग कैफे में स्टूडेंट्स कैफे में जाके, कहाँ वहां पे कैफे था, उसका नाम था बुक एंड शेल्फ समथिंग लाइक दिस। तो कैफे में बुक्स पड़ी थी, तो बच्चे वहां पे बॉयज एंड गर्ल्स वर गोइंग एंड दे वर रीडिंग बुक्स देयर। तो जैसे मेट्रो जम्मू में ऐसे कैफेज है ही नहीं। वहां पे कैफे था जिसमें सारी एंटीक चीजें लगी हुई थी, पुराने रेडियोस पड़े हुए हैं, पुराने कैफे लिबर्टी है शायद वो। हाँ, कैफे लिबर्टी बहुत अच्छा है वो। मैं गया था वहां पे, तो बड़ा अच्छा था देखने में, और लोग बैठे, लोग एंजॉय कर रहे हैं, और उसमें कोई टूरिस्ट नहीं था, सारे लोकल लोग, बिकॉज लोगों को, टूरिस्ट को पता ही नहीं उसके बारे में। तो कहने का मतलब ये है कि जो कश्मीर के लोगों, उनका माइंडसेट चेंज हो रहा है धीरे धीरे, उनका वे ऑफ लाइफ चेंज हो रहा है, उनका कल्चर चेंज हो रहा है। तो जब POJ के लोग देखेंगे कि यार वहां तो इतनी डेवलपमेंट होगी, वहां तो ऐसा हो रहा, हम तो अभी भी टूटे हुए मकान में, इसको ढोक कहते हैं, उसमें बैठे हुए हैं, तो नेचुरली दे विल आल्सो लाइक टू कम हियर। बट यू आर राइट, this is the right time that we should start thinking of taking POJK. But as a military solution, I don't think at this point of time it is very feasible, because both India, पाकिस्तान का तो वो तो उनका तो इकोनॉमिकली एकदम बुरी हालत हो रखी है, पर इंडिया इज ट्राइविंग टू बी ए इकोनॉमिकली वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन। एक बार हम इकोनॉमिकली अच्छे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, हमारी GDP अच्छी हो जाती है, और उस अच्छी GDP के साथ हम अपनी डिफेंस के लिए बहुत पैसा दे सकते हैं, तब वो राइट टाइम होगा POJK लेने के लिए। मगर तब तक जो गवर्नमेंट कर रही है, यानी कि डेवलपमेंट कर रही है कश्मीर के अंदर, एक ऐसी डिस्पैरिटी ला रही है पाक अधिकृत कश्मीर में और है ना हमारे असली कश्मीर में, इतनी डिस्पैरिटी ला रही है, सोशल डिस्पैरिटी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, डेवलपमेंटल डिस्पैरिटी, पॉलिटिकल डिस्पैरिटी ला रही है, ताकि लोग कहेंगे यार हम तो वहां जाना अच्छा है यहाँ से। दैट इज द बेस्ट केस सिनेरियो। हमको तो अपना एम अचीव करना है ना, जरूरी थोड़ी है कि तो कैसे भी एम अचीव। सर, करंट सिचुएशन देखिए, वी आर वेरी प्राउड कि
इंडिया ने फाइनली हाँ रिटेलिएट किया है, बट नॉट मेनी पीपल आर टॉकिंग अबाउट पुंछ। पुंछ में जो हमने देखा किलिंग्स हुए, पाकिस्तान ने अटैक किया, जितनी तबाही वहाँ पे हुई, डू यू थिंक ये सिनेरियो चेंज हो सकता था अगर वहाँ पे पहले ही इलाके खाली करवा दिए गए होते या फिर कुछ किया होता? हाँ, नहीं बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका ये, और इनफैक्ट हम सबको JNK को इस बारे में सोचना चाहिए, चाहे वो जम्मू के लोग हों, कठुआ के हों, रजौरी के हों, पुंछ के हों, श्रीनगर के, उड़ी के, कहीं के भी लोग हों, जी। जम्मू कश्मीर के लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए। जो मिलिटेंसी टेररिज्म चल रहा है उसका सबसे ज्यादा नुकसान जम्मू कश्मीर को होगा। बिल्कुल। अगर मिलिटेंट कोई वारदात करते हैं जम्मू कश्मीर में, सिक्योरिटी फोर्सेस कुछ करती हैं जम्मू कश्मीर में करती है ना, चाहे हम फायरिंग करें अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल जम्मू कश्मीर में करेंगे, पाकिस्तान की रिटेलिएशन जम्मू कश्मीर में आएगी। अगर अभी ऑपरेशन जो ड्रोन इतने सारे आ गए वो जम्मू में ही आए ना, रजौरी में आए, उधमपुर में आए, नगरोटा में आए, कठुआ में आए, सावा में आए, यहीं पे आए ना मेन, बाकी थोड़े बहुत बाहर भी है पर मेन तो यही था। मेन उनका फोकस है क्योंकि जम्मू कश्मीर के ऊपर ही फोकस पाकिस्तान का भी है और टेररिस्ट का भी है। तो सारा का सारा जो खामियाजा है, जो इफेक्ट है वो हमारे लोगों पे सबसे ज्यादा है। बिल्कुल। तो हमारे लोगों को इसके बारे में बहुत अच्छी तरह सोचना चाहिए। मैं आपको एक दो छोटी एग्जांपल दूं। पहली बात तो गांव खाली कराने चाहिए थे कि नहीं, वो किसी और का काम है, वो अपना काम ठीक ठाक कर रहे हैं, वो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करने रहे, हम करें हमें क्या करना चाहिए था। पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने अभी आपको बताया कि हमारी डॉटर बॉम्बे से आई हुई थी घूमने 3-4 दिन के लिए, तो हमने कहा चलो हम पहलगाम घूम जाते हैं। तो हमने गाड़ी उठाई, हम पहलगाम चले। अब पहलगाम में बहुत रश, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, गाड़ियां जाम लगे हुए हैं। हम चंदनवाड़ी चले गए, वो पहलगाम के और आगे है चंदनवाड़ी। तो चंदनवाड़ी में पहली बात तो गाड़ी पार्क करने की जगह ही नहीं थी, इतना ज्यादा रश था। को चंदनवाड़ी में क्योंकि अल्टीट्यूड बढ़ जाता है वहां पे, करीब वो ठंड भी जाए थी, अल्टीट्यूड जाया था, तो वहां पे बर्फ जमी हुई थी। वहां पे कुछ नाले हैं जो पहाड़ से उतरे, उसमें बर्फ थी, और ऐसे बर्फ पहाड़ के ऊपर चढ़ हुई थी, तो लोग उस बर्फ के ऊपर चलने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग वो स्लाइड लगा के कर रहे थे, कुछ चल रहे थे। क्योंकि मैं सियाचिन में रहा हुआ हूँ, अभी कारगिल से आया हूँ, तो पहाड़ में बर्फ में चलने की बहुत प्रैक्टिस है, मुझे मजा बहुत आता है। तो मैंने अपनी वाइफ को और डॉटर को कहा तुम रुको, मैं इस पे चलता हूँ। तो क्योंकि मैं तो भागता हूँ बर्फ के ऊपर, तो मैं ठक 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 करके सबसे ऊपर तक चल रन करते हुए ऊपर तक चला गया, और फिर वापस आ रहा था। वापस जब नीचे आया तो मेरी डॉटर ने कहा कि पापा सब आपको देख रहे थे। मैं कहा मैं अच्छा चल रहा था इसलिए। कहते नहीं, इसलिए नहीं देख रहे थे कि अच्छा चल रहे थे, आपने ना नेशनल डिफेंस एकेडमी की जैकेट पहनी हुई थी, उसमें नेशनल डिफेंस एकेडमी लिखा हुआ था और यहाँ पे एम्बलम बना हुआ था आर्मी का, सब आपको देख लेते हैं। तो तब मेरे दिमाग में आया कि यार ये तो मिलिटेंट इन्फेस्टेड एरिया है। ठीक, पहलगाम में पहले भी टेररिस्ट चंदनवाड़ी में अटैक हो चुके हैं, और जो साउथ कश्मीर में इट इज नॉट सेफ। तो मेरे दिमाग में है, मैं ऐसे जैकेट पहन के घूम रहा हूँ, तो मेरे में कॉम्प्लिसेंसी आ गई है मेरे में, जिसके पास तकरीबन 37 इयर्स का आर्म फोर्सेस का एक्सपीरियंस है, जो राष्ट्रीय राइफल्स में रह के एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस लीड कर चुका है, जिसने एक फॉर्मेशन कमांड की है रिसेंटली कारगिल के अंदर, जो इन चीजों को बहुत बारीकी से देखता था, उसमें कॉम्प्लिसेंसी आ गई है। यानी कि मिलिटेंट इन्फेस्टेड एरिया में मैं आर्मी की जैकेट पहन के सिविल में गया, दैट इज रॉन्ग, आई वाज डूइंग द रॉन्ग थिंग। उसके बाद मैंने रियलाइज किया यहाँ पे तो सिक्योरिटी भी कैसी है, तो मैं वो देखने लगा। तो मैं एज ए रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर या एज ए रिटायर्ड सिक्योरिटी सर्विसेज ऑफिसर, व्हाई डिड नॉट आई टेल समवन दैट वी हैव टू डू समथिंग? क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या जितने भी वहां पे, क्या मैं अकेला आर्म फोर्सेस का आदमी आया हुआ था? क्या और भी आर्म फोर्सेस के लोग, सीआरपीएफ के लोग, पुलिस के लोग ऐसे घूमने नहीं आए हुए थे? क्या किसी को नहीं लगा कुछ वहां पे? गवर्नमेंट तो अपना काम कर ही रही है ना, उनको करने दो। ठीक किया गलत किया, दैट इज बियॉन्ड अवर डिस्कशन। मगर हमने क्या किया, मैंने क्या किया? मैं तो वहां पहलगाम में एक दिन पहले था, मुझे कुछ करना चाहिए था। इसी तरह से जो लोग पुंछ में रह रहे हैं, पुंछ में 20 to 30% पॉपुलेशन इज ऑफ एक्स सर्विसमैन। हम एक्स सर्विसमैन है, हम अब बड़े गर्व के साथ कहते हैं हम एक्स सर्विसमैन है, पर हम कर क्या रहे हैं नेशनल बिल्डिंग के लिए? हम जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए क्या कर रहे हैं? नॉट ओनली एक्स सर्विसमैन, एक्स पुलिस पीपल, एक्स बीएसएफ पीपल, एक्स सीआरपीएफ पीपल, कितने लोग पुंछ में होंगे?
भाई जो वहाँ पे सिविलियन रह रहा है, जो स्कूल टीचर है, जो किसान है, जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, उनको इस चीज़ का पता नहीं। पर हमें तो पता है ना। हमें नहीं पता कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो यहाँ रिटेलिएशन हो गई। पहली बार हुई है क्या? हर 3-4 साल मैं तो रह चुका हूँ ना यहाँ पे। मेरी पोस्टिंग सुरनकोट और जड़ावाली गली में। 1998-99 में जब कारगिल की लड़ाई हुई है तो मैं जड़ावाली गली में था। खूब फायरिंग होती थी वहां पे। पुंछ के ऊपर, मेंढर के ऊपर दिन रात फायरिंग चलती थी। तो क्या हमने इससे कोई लेसन ड्रॉ नहीं किया? जो एक्स सर्विसमैन है उन्होंने यहाँ पे नौकरी नहीं की हुई, उनको नहीं पता कि ये जो केस हुआ है ऑपरेशन सिंदूर का, तो उसमें कोई ना कोई तो पाकिस्तान जवाब देगा ना। चुप थोड़ी बैठेगा। तो क्या हम पहले गवर्नमेंट जो करना है वो तो करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो करना है वो एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। एडमिनिस्ट्रेशन का 50 काम है, उतना काम कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने ठीक किया नहीं किया, मैं उसमें कमेंट नहीं करना, मगर मैं ये कमेंट कर रहा हूँ हमने क्या किया। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो जम्मू कश्मीर के जो हम पब्लिक है, ये लड़ाई हमारी है। देश की लड़ाई तो है ही है, इंडिया हम, मगर हम जो जनता यहाँ के जो इस चीज को झेल रहे हैं, जिसपे सबसे ज्यादा इफेक्ट आ रहा है, हमारी लड़ाई है। हमको भी कुछ करना है, हमको भी कुछ करना है, हमको विजिलेंट रहना है। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यहाँ पे पाकिस्तान कोई ना कोई टेररिस्ट रिलेटेड इंसिडेंट करेगा और अगले 1 हफ्ते के अंदर करेगा। लिंक रोड में ब्लास्ट हो चुका है ना पहले, तो कुछ ना कुछ तो करेगा ना। वो कैसे चुप बैठेगा? कुछ ना कुछ तो करेगा ना। अगर वो करेगा तो हम जो जनता है जम्मू की, हमको उसको रोकना है। अगर कोई हमको सस्पिशियस आदमी दिखता है, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी दिखती है, हमको रिपोर्ट करनी है। अभी हमको ये नहीं कि हमने अपने आप को, अगर फायरिंग हो रही तो अपने घर के अंदर दुबक गए, चुप गए, वो नहीं, वैसे काम नहीं चलेगा। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, आर्मी अपना काम कर रही है, जनता ने अपना काम करना, स्टूडेंट ने अपना काम करना, एक्स सर्विसमैन कम्युनिटी ने अपना काम करना, जो यूथ ने अपना काम करना है। यूथ बहुत कुछ कर सकता है, स्टूडेंट बहुत कुछ कर सकता है। तो हमको विजिलेंट रहना है। इसी तरह से जो पुंछ के लोग हैं, रजौरी के लोग हैं, मेंढर के लोग हैं, वो तो विजिलेंट रहेंगे ही, मगर जो गवर्नमेंट है उनको भी उनको बंकर्स प्रोवाइड करने चाहिए, टाइम से इवैक्यूएट करना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज एट इन सिटू होनी चाहिए। अभी जो पुंछ और रजौरी में जो इंजर्ड हुए थे वो जीएमसी जम्मू आ रहे हैं। कुछ लोग जीएमसी जम्मू आते आते कई लोगों की डेथ हो गई होगी। बिल्कुल, डिस्टेंस इतना है। और मीन्स ऑफ ट्रेवल के हेलीकॉप्टर से तो लाए नहीं होंगे इनको, रात को गाड़ी से ही लाए होंगे। और जो रोड की कंडीशन है पुंछ से लेकर रजौरी तक, वो रोड पूरी टूटी हुई है। अब एम्बुलेंस में जो टूटी रोड पे आदमी आ रहा है उसकी क्या हालत हुई होगी। रजौरी से आगे भी काफी ज्यादा डिस्टेंस है। तो कहने का मतलब ये है कि मेडिकल फैसिलिटीज इन बॉर्डर एरियाज में प्रोवाइड होनी चाहिए। जागरूकता लोगों की, गवर्नमेंट को ऐसे अभियान चलाने चाहिए, ऐसे स्कीम्स चलानी चाहिए कि लोगों के अंदर जागरूकता आ जाए। एक ऐसी सिस्टम होना चाहिए ड्रिल्स एंड प्रोसीजर्स का, ताकि ऐसी जो मॉक ड्रिल्स हैं, जैसे नहीं कहा था यहाँ पे ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल होगी, तो वी शुड नॉट वेट फॉर सम इंसिडेंट टू हैपन कि हम मॉक ड्रिल करेंगे। वहाँ टाइम लिमिट, हर महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के बाद एक मॉक ड्रिल होना चाहिए। हाँ, अभी फायरिंग होने का अंदेशा है, अब आप क्या करोगे, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे आर्मी प्रैक्टिस करती है ना फायर फाइटिंग ड्रिल की, आग लगती नहीं है, मगर हम फायर फाइटिंग ड्रिल की प्रैक्टिस हर हफ्ते करते हैं। हाँ, आग 5 से 10 साल में एक बार लगती है, मगर हर हफ्ते उसकी प्रैक्टिस करते हैं। इसी तरह से जो फायरिंग है पुंछ या रजौरी या मेंढर या अखनूर या नौशेरा के ऊपर 4-5 साल में एक बार होगी, मगर उसकी प्रैक्टिस जो है एंटी फायर की हर महीने 2 महीने में होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट 50 तरह के एक्शन ले, एडमिनिस्ट्रेशन 50 तरह के एक्शन ले सकती है, कुछ उसमें से एक्शन लेती है, मगर जब फीलिंग नहीं होती तो लोगों में कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है। पब्लिक में भी आ जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी आ जाती है, क्योंकि और कई चीजें होती है ना। एडमिनिस्ट्रेशन के दिमाग में सिर्फ फायरिंग नहीं है, डे टू डे एक्टिविटीज के एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट का भी काम कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन का भी काम कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकल का भी काम कर रही है। तो कई चीजें उनके दिमाग में चल रही है। तो अगर हम सब मिलके काम करेंगे, अभी जम्मू कश्मीर में जो रिक्वायरमेंट है, मिलजुल के कंधे से कंधा, उर्दू में कहते हैं शाना बशाना चलने की रिक्वायरमेंट, शाना बशाना, कंधे से कंधा। बिल्कुल, अगर हम सब शाना बशाना चलेंगे, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, तो ये जो टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई हम जीत जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सर, जैसे अभी हमने कल देखा कि जम्मू पे स्पेसिफिक मिसाइल अटैक्स हुए पाकिस्तान की तरफ से, जो कि हवा में ही कोलैप्स कर दिए गए। आज का भी कुछ इंटेल आया है कि आज भी शायद कुछ होने वाला है, या फिर आपने बोला कि विद इन अ वीक कुछ ना कुछ होगा। तो उसको बचाने के लिए या फिर उसको निग्लेक्ट करने के लिए
एज अ सिटीजन हम लोगों को क्या करना चाहिए? हाँ, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था ना, एज ए सिटीजन हमने विजिलेंट, तो विजिलेंट की दो डायमेंशंस के अंदर दिस विजिलेंस इज रिक्वायर्ड। फर्स्ट डायमेंशन इज दैट वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोल रही है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कल 8 बजे ये फायरिंग वाला काम शुरू हुआ, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत तगड़ी थी, उन्होंने ये मिसाइल अटैक से जस्ट पहले सारे शहर की लाइटें ऑफ, दे वर विजिलेंट, एडमिनिस्ट्रेशन डिड अ गुड जॉब, लाइटें बंद हो गई, हमारी लाइटें बंद हो गई। मैं छन्नी मत में रहता हूँ, मेरे घर के आसपास जितने घर हैं 80% घरों में जनरेटर लगा हुआ है। कल किसी ने जनरेटर ऑन नहीं किया, अब पीपल दे वर फॉलोइंग ऑर्डर्स, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग। ये तो लोग ठग से जनरेटर लगा रहे थे, कल किसी ने नहीं लगाया। मगर हमारे घर के साथ ही एक पार्क है, पार्क के पास एक गाड़ी थी, वो गाड़ी में 2 जेंटलमैन बैठे हुए थे, उन्होंने गाड़ी में हेडलाइट ऑन कर रखी थी, दे वर एंजॉयिंग इन द व्हीकल, कुछ अपना खा पी रहे थे। तो आई हैड टू कम डाउन एंड टेल देम, यार यहाँ ब्लैकआउट हो रखा है, ऊपर ड्रोन उड़ रहे हैं और तुम यहाँ पे ऐसा काम कर रहे हो। तो माय सन वाज टेलिंग मी, पापा व्हाई आर यू गोइंग एंड टेलिंग देम? मैं कहा हमारी ड्यूटी है रे, हमने बोलना है ना इनको गलत काम कर रहे हो। तो हम सारी पब्लिक ने विजिलेंट रहना है। पहले विजिलेंस है कि जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बोल रही है, इन लेटर एंड स्पिरिट वी हैव टू फॉलो दोस ऑर्डर्स व्हिच पीपल वर बाय एंड लार्ज फॉलोइंग, एंड देयर इज वेरी पॉजिटिव साइन यस्टरडे। कोई फालतू की गाड़ियां नहीं चल रही थी, कोई लाइट ऑन नहीं कर रहा था, सब ऑर्डर्स मान रहे थे, सब अंदर से जाके। सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वी हैव टू बी विजिलेंट अबाउट आवर सराउंडिंग्स। यानी कि अगर आपको दिख रहा है कि यार यहाँ पे मैं तो रहती हूँ बख्शीनगर में, बख्शीनगर में मेरे घर के आसपास जनरली यही लोग दिखते हैं, ये आदमी कहीं बाहर से मेरे को पिछले 2-3 दिन से यहाँ पे खड़ा हुआ था, कौन है? So this executive must has to come in our, we have to look everyone with little bit of suspicion. एक आर्मी में कहावत है, सस्पेक्ट ऑल रेस्पेक्ट ऑल, सब पे शक करो और सबकी रिस्पेक्ट करो। सस्पेक्ट ऑल रेस्पेक्ट ऑल हमारी जम्मू कश्मीर के लोगों के दिमाग पे आना चाहिए। कोई डरने की बात नहीं है, मगर आपको हर एक जगह विजिलेंट रहना है, डर के नहीं, डट के। बिल्कुल, है ना? तो विजिलेंस बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है हमारे। अगर हम विजिलेंट रहेंगे तो कोई एक्शन हो ही नहीं सकता। विजिलेंट रहोगे तो कौन सा मिसाइल आपको मार देगा, तो घर के अंदर हो। अगर आप विजिलेंट हो, कौन सा टेररिस्ट आके एक्शन करेगा, आपको पहले ही कोई ना कोई बोल देगा साहब यहाँ पे कुछ गड़बड़ गाड़ी घूम रही है, ये गड़बड़ आदमी चल रहा है। तो रात को कोई मूवमेंट नहीं होती, यहाँ पे कोई आया हुआ है, सब कैंट के आसपास मैंने इस आदमी को देखा फोटो लेते हुए। विजिलेंस क्यों, इतने ज्यादा लोग अगर विजिलेंट होंगे, अभी तो पुलिस के पास 4-5 सोर्स होते हैं, हम इतने लोग हैं जम्मू कश्मीर में, सारे के सारे गवर्नमेंट के सोर्स बन जाएंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस के सोर्स बन जाएंगे, तो कौन सा मिलिटेंट आएगा यहाँ पे? कोई नहीं आ सकता। मिलिटेंट एक फिश है जो पॉपुलेशन के समुद्र में रहती है। अगर पॉपुलेशन का जो समुद्र है उसके लिए खराब हो जाएगा तो फिश कैसे रहेगी? तो ये हमारा बहुत बड़ा अगर आप अपने पॉडकास्ट के जरिए या किसी और ढंग से अगर हम लोगों को बता सकते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, हमने अगले कुछ दिनों तक क्या करना है, क्या हमने ड्रिल्स फॉलो करनी है, क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं, कैसे विजिलेंट रह के सिक्योरिटी फोर्सेस और एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करनी है और खुद की मदद करनी है, तो ये लड़ाई हम पक्का जीतेंगे तो ऐसे ही और अच्छी तरह जीतेंगे बिना नुकसान के। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, कैन वी एक्सपेक्ट अ फुल ब्लोन वॉर अगर मतलब कमिंग डेज या फिर कमिंग टाइम, या फिर जैसे हमने पहले देखा था स्ट्राइक्स होती थी, पूरा का पूरा बंद हो जाता है? बहुत पहले ना, आज से बहुत साल पहले, मेरे ख्याल से 15-20 साल पहले मैंने किताब पढ़ी थी, एक एल्विन टॉफलर करके राइटर हैं, उनकी किताब का नाम है वॉर एंड एंटी वॉर। तो उसमें कहते हैं कि जैसे जैसे वॉर की कीमत बढ़ती जाएगी, एंटी वॉर यानी वॉर रोकने की जद्दोजहद भी बढ़ती जाएगी। यानी कि वॉर की कीमत बढ़ रही है, यानी कि अब एक मिसाइल के साथ हजारों लोग मार सकते हो, कॉस्ट ऑफ वॉर बढ़ रही है, तो द एफर्ट टू स्टॉप वॉर विल आल्सो इंक्रीज। यानी कि एक एस्केलेशन जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हो रही है, वो एस्केलेशन एक लिमिट से अगर बाहर जाएगी तो इंटरनेशनल प्रेशर इतना ज्यादा आएगा दोनों कंट्रीज के ऊपर कि उनको वॉर रोकनी पड़ेगी। वो एक मेरा थॉट प्रोसेस है, मुझे पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है। मगर जहां तक इंडिया और पाकिस्तान के गवर्नमेंट्स का सवाल है, इंडिया की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की आर्मी, तो उनकी आर्मी गवर्नमेंट है, तो अगर इंडियन जो गवर्नमेंट है, लीडरशिप है, वो जब तक उनको डिजायर्ड एंड स्टेट नहीं मिलती है, वो ऑपरेशन सिंदूर को परस्यू करेंगे।
जो उन्होंने एम डिसाइड किया वो माइंड के अंदर, वो एम जब तक अचीव नहीं करते उसको परस्यू करेंगे, मगर मुझे नहीं लगता उस एम को अचीव करने के लिए फुल ब्लोन वॉर में जाना पड़ेगा। ओके। मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा, मगर मेंटली हमें हर एक चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। ऑलराइट सर, हम इस पॉडकास्ट के लास्ट लेग में हैं। व्हाट What will be your message to the peripheral areas of Jammu and Kashmir, जहाँ पे या फिर border areas में जहाँ पे अभी भी लोग रह रहे हैं और उनके पास ऑप्शन नहीं है मूव करने का टुवर्ड्स जम्मू या फिर किसी और सिटी में, एंड इन जनरल क्या मैसेज रहेगा? देखो, मेरा मैसेज तो जो बॉर्डर एरियाज हैं, खास करके जहाँ पे बॉर्डर एरियाज के दो मतलब हो सकते हैं। एक तो बॉर्डर की प्रॉक्सिमिटी, दूसरा जो लोग वल्नरेबल हैं बॉर्डर एरियाज में, जिनके ऊपर फायरिंग आती है। एक्सट्रीम अगर आप बॉर्डर के ऊपर हैं तो जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर फायरिंग आ रही है, क्योंकि आप हो सकता है कि पहाड़ों के ऐसे सिलसिले में हो कि आपके ऊपर दुश्मन की ऑब्जर्वेशन नहीं है और फायरिंग नहीं है। मगर कुछ लोग हैं जो एक्सपोज, वो बहुत है, जैसे उड़ी के लोग हैं या पुंछ के लोग हैं या मेंढर के लोग हैं, दुश्मन बैठा है, यानी जब मैं कारगिल में था वहां भी जो दुश्मन बैठा था रोड को ऑब्जर्व कर सकता था। तो जो ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर फायरिंग आती है ऐसे, वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं इस समय, यानी कि वो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं हमारी कंट्री के। दे आर मैनिंग द बॉर्डर, वो बॉर्डर के ऊपर खड़े हुए हैं। हम डिफेंस फोर्सेस के लोग जब बॉर्डर पे जाते हैं हमको तनख्वाह मिलती है उसकी। ये लोग जब बॉर्डर पे खड़े हैं ये देश के लिए खड़े हुए हैं अभी, तो इनको वहां डट के खड़े होना चाहिए। मगर खड़े होने का ये मतलब नहीं कि जब गोलियां चल रही हैं तो सीना तान के आगे चले गोली लग जाए। खड़े होने का ये मतलब नहीं है। खड़े होने का मतलब वहां से भागो मत, वहां से वहां रुको और अपनी सेफ्टी के साथ, एजुकेशन के साथ रुको, एहतियात के साथ रुको, यानी कि यू हैव टू बी टेकिंग ऑल प्रिकॉशंस, यू हैव टू इंश्योर योर ओन सेफ्टी एंड यू हैव टू रिमेन देयर टू इंश्योर दैट पाकिस्तान्स मोरल इज नॉट ब्रोकन। जो उनका मकसद है कि यहाँ से लोग निकलें, यहाँ से लोग एंटी एस्टेब्लिशमेंट और एंटी गवर्नमेंट हो जाए, ऐसा ना हो। कल पाकिस्तान की न्यूज में ये ना है कि हमने पुंछ खाली करवा दिया है, हमने मेडर खाली करवा दिया है। नहीं, इतना आसान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर, आप आए, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, एंड हम यही दुआ करते हैं कि इंडिया विल बी सेफ एंड 100% वॉर फ्री। थैंक यू। ऑलराइट, तो ये थे हमारे साथ मेजर संजीव डोगरा। आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा एंड आपने ये एंड तक देखा होगा। प्लीज़ लेट अस नो आपको क्या और पॉडकास्ट में चाहिए और कौन कौन से गेस्ट वी कैन इनवाइट। प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली एंड टू ऑल योर लव्ड वंस जो डिफरेंट जगहों पे हैं इंडिया में या इंडिया के बाहर, सो दैट दे कुड नो एक्चुअली जम्मू एंड कश्मीर में हो क्या रहा है, एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट वन।